नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी कुशाग्राही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। इसके पहले हम आपका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पर हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारी क्लास जो है वो क्या है? उत्तर वैदिक काल का आर्थिक जीवन। अब आर्थिक जीवन में हम क्या क्या देखते हैं? आर्थिक जीवन में हम देखते हैं पहले कृषि देखते हैं, उसके बाद हम पशुपालन देखते हैं, पशुपालन के बाद हम शिल्प एवं उद्योग देखते हैं, व्यापार वाणिज्य देखते हैं और विनिमय के साधन देखते हैं और परिवहन के साधन देखते हैं। तो इन आयामों में हम उसको देखेंगे और क्या अंतर आया ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में। तो पहला एक अंतर आपको स्पष्ट ध्यान रखना है, वहाँ प्रमुख व्यवसाय के रूप में या प्रमुख व्यवसाय जो था वहाँ क्या था? पशुपालन था। इसलिए उनका जो जीवन था या ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जो जीवन था वो कैसा था? घुमक्कड़ था। और यहाँ प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है और गौण व्यवसाय के रूप में पशुपालन को हम यहाँ देखते हैं। तो ये भारी एक अंतर आपको देखने मिलेगा। अब जब कृषि कर रहे हैं तो वो घुमक्कड़ का जीवन यहाँ कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो ये भी एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम यहाँ पशुपालन को देखेंगे और पशुपालन के बाद शिल्प एवं उद्योग को देखेंगे और उसके बाद व्यापार वाणिज्य को देखेंगे। यानी हम पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे उत्तर वैदिक काल का। अब हम धीरे धीरे कर एक एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम इसको मेंस में आता है तब भी कैसा लिखते हैं और टॉपिक को किस तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो आप देखें, हम देखते हैं आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन को हम कैसे देखेंगे? देखें आप, सबसे पहले हम कृषि देखेंगे। यानी हम कृषि को क्या करेंगे? यहाँ डिस्कस करेंगे। कृषि के बाद हम क्या देखेंगे? यहाँ हम पशुपालन को समझेंगे। कृषि के बाद हम क्या समझेंगे? यहाँ पशुपालन को देखेंगे। पशुपालन के बाद हम देखेंगे व्यापार वाणिज्य या शिल्प एवं उद्योग देखेंगे। शिल्प एवं उद्योग। और अगला क्या देखेंगे? हम अगला देखेंगे हम व्यापार वाणिज्य। और लास्ट विनिमय का माध्यम यानी विनिमय का साधन। किस तरीके से विनिमय हो रहा है? ऋग्वैदिक काल में आप क्या देख रहे हैं? विनिमय का साधन। वहां किस तरीके से देख रहे हो आप? यहाँ क्या है? यहाँ क्या मुद्रा का प्रचलन हुआ है कि आपको एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदा जा रहा है? तो क्या है उसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। वहां जबकि विनिमय के माध्यम से ही क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा था। यानी कुछ जानवर दिए, उसके बदले से कुछ खाद्य सामान खरीदा। यहाँ जो आपकी निष्क है, जो हमने वहां स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण हार लिखाया था, यहाँ क्या देखने को मिलेगा? वो यहाँ मुद्रा के रूप में उपयोग होगी। ठीक, तो इस पर भी हम यहाँ देखेंगे। तो क्या लिखेंगे? विनिमय का साधन, विनिमय के साधन। और लास्ट हम देखेंगे परिवहन के साधन, परिवहन के साधन। ये हो गए हमारे जो हमें आर्थिक जीवन को देखना है उत्तर वैदिक काल। यानी हम बात करेंगे 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के मध्य आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा रहा। अब हम पहला बिंदु क्या देखेंगे? कृषि को यहां से समझेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय अब कृषि हुआ। ठीक, अब हम एक एक कर इन सभी चीजों को यहां समझेंगे। तो देखें आप, पहला आयाम क्या है? हमारा कृषि है। और लिखेंगे उत्तर वैदिक आर्यों का, उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय अब क्या है? प्रमुख व्यवसाय अब क्या है? अब कृषि है। कृषि था। और पशुपालन अब गौण व्यवसाय हो गया है, हो गया है। ठीक, अब कृषि क्यों हुआ? कृषि की कुछ वजह हैं, जैसे लोहे का ज्ञान।
कृषि होने की वजह क्या है, क्यों क्यों कृषि प्रमुख हुआ, तो वजह है इसकी मेन लोहा, लोहे का ज्ञान, लोहे का ज्ञान। लोहे के ज्ञान से क्या फायदा हुआ, लोहे के ज्ञान से लोहे के हल बनाए जिससे गहरी जुताई हुई, गहरी जुताई हुई तो क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा यानी अतिरेय उत्पादन हुआ, तो इससे क्या हो, कृषि की महत्ता बढ़ी, यानी अब यहाँ जमीन या भूमि की स्थिति क्या होती है, उसकी महत्ता बढ़ जाती, जबकि वहां पशुपालन के लिए युद्ध हो रहा है, पशुओं के लिए युद्ध हो रहा है, अब यहाँ युद्ध का के लिए होगा, जमीनों के लिए युद्ध होगा, तो लोहे से कितना फर्क पड़ा, तो लिखेंगे आप, लोहे से देखेंगे, लोहे के हल से गहरी, लोहे के हल से गहरी जुताई हुई, इससे क्या फायदा हुआ, कृषि का उत्पादन बढ़ा, और क्या हुआ, कृषि की महत्ता बढ़ी। ठीक, अब लोहे के ज्ञान से क्या हुआ, यहां भी आप समझे, लोहे के ज्ञान से क्या हुआ, लोहे के से कुल्हाड़ी बनी, कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुआ और खेत तैयार हुए, तो यह भी तो फायदा हुआ। तो लिखेंगे यहां आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ कर खेत बनाए, तो ये भी, ये सब जो कृषि हो रहा है यहाँ, इसका आप समझ गए किससे हुआ है, लोहे की, लोहे के ज्ञान से कृषि को क्या हुआ, उन्नति हुई, कृषि से लोहे के हल बनाए, हल बने तो क्या हुआ, गहरी जुताई हुई, गहरी जुताई हुई तो उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ा तो कृषि का महत्ता बढ़ी। ठीक, और यहाँ लोहे के ज्ञान से क्या देखने को मिल रहा है, लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल को साफ करके खेत बनाए गए, और जब अब लड़ाइयाँ जो हो रही हैं जनों की या कबीलों की, वो भी क्या के लिए हो रही है, अब जमीनों के लिए हो रही है, आग से भी जंगलों को जलाकर साफ किया गया, इसका भी उल्लेख हमने आपको पिछली क्लासों में बताया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कृषि में एक बिंदु लिखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सभी चारों क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न किस तरीके से होगा, कृषि की क्रियाओं का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, तो लिखेंगे आप अगला बिंदु, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सभी क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। अब वो कौन सी चार क्रियाएं हैं, हम इसको आपको पहले बता चुके हैं शायद, कृषि में चार क्रियाएं होती हैं, जुताई, बुवाई और कटाई, मढ़ाई, तो यही वो चार क्रियाएं हैं, इनको आप एक एक करके यहाँ देखेंगे। कृषि की क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, तो कौन सी है वो, सबसे पहले क्या होता है, जुताई, जुताई के बाद आपके क्या होता है, जुताई के बाद बुवाई, बुवाई के बाद कटाई, और कटाई के बाद क्या है आपका लास्ट, मढ़ाई। ये हो गए क्रिया, को चार क्रियाएं जो कृषि का उल्लेख किसमें किया गया है, आपका शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक, अब और देखते हैं हम यहीं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम कृषि को समझ रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, तो और क्या देखेंगे हम यहाँ देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ वही कंटक संहिता में या कंटक संहिता से 24 बैलों से हल खींचे जाने की भी हमें क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। अभी अब तक आपने क्या समझा, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया है, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का कृषि, और गौण व्यवसाय पशुपालन। कृषि क्यों हो रहा है, क्योंकि लोहे के हल से
गहरी जुताई हो रही है, कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, कृषि की महत्ता बढ़ रहा है और लोहे से ही की कुल्हाड़ी से जंगल साफ करके खेतों को बनाया जा रहा है। और इसका शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। वहीं अगला देखें, कृषि में लिख रहे हैं हम, वहीं कंठक, वहीं हम देखेंगे काठक, सॉरी कंठक नहीं है, काठक संहिता में, काठक संहिता में क्या मिला है? काठक संहिता से 24 बैलों से, काठक संहिता से 24 बैलों से, 24 बैलों से हल खींचे जाने के प्रमाण मिले हैं। हल खींचे जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या, इससे आपको क्या समझ में प्राप्त हुए हैं? इससे आपको यह समझ में आ रहा है या ये चीज स्पष्ट हो रही है कि कृषि का यहाँ महत्व बढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ कृषि जो है वो प्रमुख व्यवसाय के रूप में मानी जाती है। ठीक, और देखें आप, और क्या आपको यहाँ एविडेंस मिलते हैं या साक्ष्य मिलते हैं? तो आपको देखना है तैतरेय संहिता में, लिखेंगे आप तैतरेय संहिता में, संहिता में वर्ष में 2 बार फसल उगाए जाने के उल्लेख किया गया है, या उगाए जाने के उल्लेख है, उगाए जाने का उल्लेख है। तो ये किस में बताया गया है? ये आपका बताया गया है तैतरेय संहिता में। ठीक, और तैतरेय एक तैतरेय उपनिषद में एक बात और कही है, अन्य ही ब्रह्म है, उन्होंने कहा है अन्य ही ब्रह्म है, तो वो भी आप यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तैतरेय उपनिषद में क्या कहा गया है? अन्य ही ब्रह्म है, ये शब्द का उल्लेख वहां किया गया है। और राजा जनक ने स्वयं हल से खेती की थी, इसका भी उल्लेख है। तो राजा जनक ने स्वयं हल पकड़कर खेती की, इसको भी आप यहां एक पॉइंट में लिखेंगे। राजा जनक ने स्वयं हल पकड़कर खेती की, यानी इससे क्या समझ में आया? माने जो आपको एविडेंस दिया जा रहा है कि राजा जनक ने स्वयं हल पकड़ के खेती की, इसका आशय क्या है? ये क्यों हमने लिखा है? इससे ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि राजा भी खेती की महत्ता को कितना ज़्यादा गंभीरता से लिए हुए है, क्योंकि खेती से जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, जो अतिरेय उत्पादन होता है, इसी से राजपाट और अन्य क्रियाकलाप होते हैं। तो यहाँ महत्ता आपने स्पष्ट देख ली कि राजा स्वयं हल पकड़ता है, यानी कृषि क्या है? यहाँ कृषि जो भी कार्य कर रहा है वो आपका क्या है? वो समाज में उसका पद बढ़ा हुआ है कि ये कृषक है। ठीक है, यानी कृषि की महत्ता को स्वीकार करता है कि राजा भी स्वयं हल खेत पर पहुंचकर हल को पकड़ता है। इससे आपको यह स्पष्ट होता है। और कुछ बिंदु हैं, उनको भी हम देखते हैं। एक आपका बाज सनई संहिता में, बाज सनई संहिता में, बाज सही संहिता में क्या कहा गया है? 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों द्वारा जुताई की जाती है। तो एक एविडेंस ही मिलता है आपको बाज संहिता में, या बाज संहिता से 4, 6, 8, 12 और 24 बैलों से क्या मिल रहा है आपको? जुताई की जाती थी। ये सब आपको क्या मिल रहे हैं? ये आपको साक्ष्य मिल रहे हैं कि खेती की यहाँ महत्ता क्या है। अब ये देखें, एक बिंदु और देखें आप, यहाँ जो सिंचाई हो रही है, सिंचाई के साधन है स्वयंजा। स्वयंजा से हमने पिछली बार भी आपको स्पष्ट किया था, जो पानी स्वयं आता है। तो कौन सा आता है? एक नदियों से आता है, दूसरा वर्षा से जो जल आता है उसको बोलते हैं स्वयंजा। एक था खनितमा। खनितमा मतलब जो आप खोद कर निकाल रहे हो, जैसे
जिसमें क्या था आपका, इसमें था आपका कुआं, तालाब और क्या, नहर। तो अब लिखेंगे सिंचाई। सिंचाई कैसे हो रही है यहाँ, तो सिंचाई यहाँ दो तरीके से देखने को मिल रही है। एक तो मिल रही है स्वयंजा से, और आप कैसे याद रखेंगे स्वयंजा में क्या है, स्वयंजा से जो पानी स्वयं आ रहा है, जैसे वर्षा का जल और नदियों द्वारा जो पानी आ रहा है, इसमें इंसानों का कोई योगदान नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं आप खनितमा, तो खनितमा में इंसानों का है, जैसे कुआं और तालाब जो खोद कर बनाया जा रहा है ना, नहर, ठीक है। और नहर का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है और उसको एक स्पष्ट स्पेशल नाम दिया गया है कुल्हा। तो लिखेंगे आप, यही नहर के नीचे लिख देंगे आप, अथर्ववेद में इसको क्या कहा गया है, कुल्या नाम से इंगित किया गया है या उल्लेख किया गया है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ। अब सिंचाई देख लिया आपने, अब देखेंगे यहाँ की प्रमुख फसलें। फसलें गेहूं है, पर गेहूं के लिए स्पेशल कुछ शब्द है या स्पेशल कुछ नाम है, उनको भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रमुख फसल। सब आप अभी कृषि के अंतर्गत ही इसको देख रहे हैं। लिखेंगे प्रमुख फसलें या प्रमुख फसल। कहां की पढ़ा रहे हैं हम प्रमुख फसल, उत्तर वैदिक काल के आर्यों की प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं। पर आप एग्जाम का अब ट्रेंड बदला हुआ है, आपने कुछ दिनों से देखा है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, एक शब्द पूछ रहा है कि ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए आप इस पर विशेष फोकस बना के रखेंगे। तो गेहूं को कहा गया है गोधम। इसको हम पेन बदल के लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, गोधूम, ठीक। तो गेहूं हो रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है आपको, चावल। चावल को कहते हैं वहां व्रीहि, क्या कह रहे हैं, व्रीहि, व्रीहि। और क्या है, धान है, धान को बोले साली बोला जा रहा है, धान। पहले हम यहां लिख दे रहे हैं जौ, या जौ को जो ऐसा लिखा जा रहा है। जौ को तो क्या बोलते हैं, यब बोलते हैं, ये तो पता है आपको। इसको बोलते हैं साली और इसको यब, ठीक। जौ हो गया। और गन्ना को बोलते हैं इक्षु। कई एग्जामों में ध्यान रखेंगे आप इन शब्दों को। गन्ना को क्या बोला जा रहा है, इक्षु, इक्षु। गन्ना को हो गया इक्षु। और मूंग और उड़द को बोला जा रहा है मासक। मूंग और उड़द को क्या बोला जा रहा है, वह माशक। तो ये कुछ नाम जरूर ध्यान रखना है आपको। सरसों को बोला जा रहा है सारी सका, लिख लेंगे आप, सरसों को बोला जा रहा है सारी शका, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हो गई वहां की। अब हमें देखना है फसलों की वहां दो तरह की होती थी, एक जुताई के बाद प्राप्त फसल और दूसरी होती थी बिना जुताई के फसल। तो इनको भी हम यहां समझेंगे। क्या लिखेंगे, फसल दो तरह की, फसलें दो तरह की, फसलें दो तरह की। पहली कौन सी देखने को मिल रही है आपको, जुताई के बाद प्राप्त फसल। जुताई के बाद प्राप्त फसल, अच्छा ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल आपको नाम ध्यान रखना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है क्रिस्टी पाच। इसका आशय होता है जुताई के बाद प्राप्त फसल, ठीक है। अगला देखेंगे आप बिना जुताई के प्राप्त फसल। बिना जुताई के प्राप्त फसल कौन सी है,
इसमें आकृष्ट पक्ष लिख देंगे, बस आ लगा देंगे आप, या है यहाँ, है ना, आकृष्टि पक्ष। ये हो गया आपका कृषि। कृषि के बारे में आप इतना जानते हैं, पर्याप्त जानते हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, पशुपालन देखेंगे। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, आर्थिक जीवन में पढ़ते हैं, आपके उत्तर वैदिक काल के आर्यों के। देखेंगे आप पशुपालन। अब पशुपालन यहाँ कैसा व्यवसाय है, गौड़ है। तो पशुपालन में क्या क्या है इनके पास, सब है। जैसे आपको गाय देखने को मिलेगी, गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है ना, ऊंट है, ये सब आपको देखने को यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहे हैं। कुत्ता है। और स्पेशल हमें क्या बताना है आपको, हमने वहां बताया थे हाथी से परिचित थे, उनको पालते नहीं थे, जबकि बाघ से वो परिचित नहीं थे। पर अब यहाँ हाथी बाघ भी क्या है, देखने को मिल रहे हैं, यानी वो उससे परिचित है। तो ये आपके कुछ आप पशुपालन भी लिखेंगे, बाघ, हाथी, कुत्ता, ऊंट, बकरी, भैंस, बैल। ठीक है, जो भी बचे हों तो आप लिख लेना, जैसे भैंस है आपकी। तो ये हो गया पशुपालन। पशुपालन पे यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, वजह क्या है, क्योंकि पशुपालन का गौण व्यवसाय बचा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे शिल्प एवं उद्योग। ठीक, शिल्प एवं उद्योग। शिल्प एवं उद्योग यहाँ देखेंगे हम उत्तर वैदिक कार्यों में कौन कौन से। तो यहाँ बाज आपका जो है, बाज सनई संहिता और तैतरेयी ब्राह्मण में। तो लिखेंगे आप बाज सनई संहिता और कौन सा ब्राह्मण है, तैतरेयी ब्राह्मण। तैतरेयी ब्राह्मण में, तैतरेयी ब्राह्मण में व्यवसायों की लंबी सूची प्राप्त है। व्यवसायों की लंबी सूची प्राप्त है। अब वो सूची में आप कुछ लिख लेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कताई और बुनाई का काम करने वाले को क्या बोलते थे, कताई, ऑब्लिक में लिख लें आप बुनाई का काम। इसको जो करने वाले लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल शब्द है कंटकीकार। कंटकीकार, ये कुछ आप ध्यान रखेंगे टर्मोलॉजी, कंटकीकार। तो जो कताई बुनाई का काम करने वाले को क्या बोला जा रहा था, कंटकीकार। अब इसके बाद टोकरी या टोकरी बनाने वाले कौन थे, टोकरी बनाने वाले जो थे उनको बोलते थे बिदलाकार या बिदलकार। टोकरी बनाने वाले, ठीक, तो इसको क्या बोला जा रहा था, बिदलकार। ठीक, ये भी आपको देख लिया आपने। अब जानवरों की जो खाल निकालते थे उनको क्या बोलते हैं, चर्मकार। तो वो भी यहां लिखेंगे आप, जानवरों की खाल क्या बोला जा रहा है, चर्मकार। ठीक है, चौथा देखें, यानी ये क्या हम लिखा रहे हैं, ये हम लिखा रहे हैं शिल्प की बात कर रहे हैं। इसके वहां जो आपकी बाज सनई संहिता और तैतरेयी ब्राह्मण में व्यवसायों की क्लिष्ट सूची जारी की गई है, तो उनमें कौन कौन से प्रमुख व्यवसाय थे। ठीक है, अब बढ़ई का जो कार्य करने वाले थे उनको बोला जाता था तक्षण। ठीक, और देखें बढ़ई का काम हो रहा है, चर्मकार का काम हो रहा है, और रस्सी बनाने वाले काम को रज्जू सर्प कहते थे। लिखेंगे रस्सी बनाने वाले कर्मकार को बोलते थे, या रस्सी बनाने का काम करने वाले का काम को क्या बोला जा रहा था, रज्जू सर्प। ये सब आपको थोड़ा सा याद करने होंगे 2 बार पढ़ के। ठीक, रज्जू सर्प। अब कुंभकार को बोलते हैं कुलाल। कुंभकार, कुंभकार काम करने वाले को बोला जा रहा है कुलाल। तो ये कुछ हैं जो प्रमुख आपको ध्यान रखने, ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे, यही नाम डायरेक्ट आपसे एग्जामों में रिपीट होते हैं। अब यहाँ धातु उद्योग क्या था, यहाँ तो यहाँ आपको धातु उद्योग देखना होंगे। ये तो हो गए कुछ जो प्रमुख व्यवसाय उस समय की सूची थी,
तो सूची तो ठीक है, आपको उनके नाम भी ध्यान रखने होंगे। उत्तर वैदिक काल में उनको किस नाम से जाना जाता, तो लिखेंगे धातु उद्योग। धातु उद्योग में क्या हो रहा है यहाँ, सोना, तांबा, कांसा और लोहा, ये यहाँ धातु उद्योग के रूप में कार्य हो रहे हैं। और एक और पॉइंट लिख लेंगे, व्यापारियों के लिए एक शब्द प्रयोग होता था, श्रेष्ठी। व्यापारियों के लिए श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख है, ठीक है। और व्यापारियों की जो संस्था थी उनको श्रेणी कहते थे। व्यापारियों की संस्था को श्रेणी कहते थे, श्रेणी कहते थे, ठीक। ये हो गया धातु उद्योग। अब विनिमय के साधन क्या थे, तो वहां वस्तु विनिमय के हिसाब से होता था, यानी कुछ जानवर दिए उसके बदले खाद्य सामान खरीदा, यानी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता था। कहाँ, ऋग्वैदिक काल में। यहाँ मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है, वो भी वस्तु विनिमय प्रणाली तो यहाँ भी चल रही है, फिर भी जो नेक्स्ट के आपकी गले का स्वर्ण हार था वहाँ, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो मुद्रा के रूप में भी उसका प्रचलन बढ़ गया है। वहीं एक आपको शतमान मिलेगी, वो चांदी की मुद्रा होगी, या चांदी की मुद्रा के रूप में उसका उपयोग करेंगे। तो अब आप अगली हेडिंग क्या लिखेंगे, विनिमय के साधन, यानी व्यापार का लेन देन किस माध्यम से होता था। अगला लिखेंगे विनिमय के साधन। तो विनिमय के साधन, यहां भी वस्तु विनिमय से हो रहा है, फिर भी यहां मुद्रा का प्रारंभ चालू होगा। तो लिखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते हो, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदना, यही कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक। और ये तो ठीक है। अब क्या है, निष्क की बात करेंगे, इसको ध्यान रखना आप। निष्क जो कि गले के हार, इसको हमने स्वर्ण हार के रूप में वहां बताया था, गले का हार था, परंतु अब इसका प्रयोग या उपयोग, अब इसका उपयोग मुद्रा के रूप में होने लगा, ठीक। ये हो गया निष्क की बात। अब हम क्या देखेंगे, वहीं आप क्या देखेंगे, ये सब पूछे जाते हैं। शतमान, शतमान क्या है, ये आ जाता है डायरेक्ट। तो शतमान क्या है, शतमान ये आपका क्या है, चांदी की मुद्रा है। चांदी की मुद्रा, चांदी की मुद्रा है ये, ठीक। और यहां एक और आप ध्यान रखेंगे, इस काल में रंतिका तौल की सबसे छोटी इकाई थी, तो ये भी आप स्पेशल नाम ध्यान रखेंगे। इस काल में रंतिका, इस काल में रंतिका तौल की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक। ये हो गया क्या, वस्तु विनिमय के साधन या वस्तु के साधन हमने आपको बता दिए। अब बचा है लास्ट पोर्शन, परिवहन। परिवहन यानी ये जो सब क्रियाएं हैं, इसका परिवहन कैसे होता था। तो वहां ट्रक तो चलते नहीं थे, क्या चलते थे वहां, इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी, बस हो गया आपका परिवहन। 2 लाइन में आपका कंप्लीट है। इसके बाद एक लास्ट पोर्शन हमारा बचता है क्या, धार्मिक जीवन। उसको हम कंप्लीट करने के बाद क्या देखेंगे, उसको हम कंप्लीट करने के बाद क्या देखेंगे, उसको हम कंप्लीट करने के बाद देखेंगे महाजनपद काल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। परिवहन में देखेंगे हम बैल गाड़ी, इक्का गाड़ी, ये हो गया परिवहन के साधन। तो बड़ा सरल सा है, इसको आप 1-2 बार वीडियो को बार देखेंगे, 1-2 बार ही देखेंगे तो आपको स्पष्ट याद हो जाएगा। और जितनी ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, तो आपका हिस्ट्री या जो भी विषय आप पढ़ते हैं उस पर कमांड हो जाएगी। अब हमारा एक लास्ट पोर्शन बचता है उत्तर वैदिक काल में, वो क्या है,
वो है हमारा आपका धार्मिक जीवन। आज के लिए धन्यवाद।